शेर जमीन का सच्चा राजा है, लेकिन उसे भी लकड़बग्घे द्वारा मारा जा सकता है। बाज को हवा का राजा माना जा सकता है, लेकिन रात में वह उल्लुओं के सामने बिल्कुल रक्षाहीन होता है। और अगर हम पानी के नीचे की दुनिया के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ ओरकास की कोई बराबरी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। आज आप सीखेंगे कि ओरकास को व्हेल की जीभ की आवश्यकता क्यों है, वे खेलने के लिए अन्य जानवरों का उपयोग क्यों करते हैं, वे तटों पर कैसे तूफान लाते हैं, और आखिरकार के पास महासागरों के राजा को मारने का मौका है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये समझाने की जरूरत है कि ओरका क्या है। वे विशाल, काले और सफेद शिकारी और बिल्कुल शैतानी रूप से चतुर हैं। कोई मजाक नहीं है यह समझने के लिए कि शिकारी के रूप में ओरकास कितने शक्तिशाली हैं। ये कहना पर्याप्त है कि उनके पास प्रत्येक शिकार के लिए एक विचारशील योजना है। भविष्य का रात्रि भोज वास्तव में क्या है, इसके आधार पर ओरकास हमेशा समूहों में शिकार करते हैं, एक निश्चित रणनीति चुनते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें शार्क को खाने के लिए उसका भटकाव करना होगा। छोटी मछलियों के झुंड के लिए हवा के बुलबुले के हिंडोले जैसा कुछ काम करेगा। और जब व्हेल की बात आती है तो इसे अपनी आँखों से देखना बेहतर है। हमला एक क्रूर लेकिन कार्यशील योजना का अनुसरण करता है। ओरकास बारी बारी से व्हेल को कुचलते हैं, काटते हैं और पेक्टोरल पंखों से खींचते हैं, और एक नियम के रूप में अपने शिकार को थका देते हैं। साइज में अंतर होने के बावजूद भी ऐसी चीज से मन उगता जाता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक ही समय में कई मध्यम आकार के कुत्तों ने काट लिया है और फिर वे आग को डुबाने की भी कोशिश करते हैं। ओरकास व्हेल के श्वास छिद्र को अवरुद्ध कर देता है और घंटों तक पीछा करने के बाद थका हुआ विशाल डूब जाता है। बेशक व्हेल भी हर तरह से आती हैं। उनमें से कुछ, विशेष रूप से युवा, स्वयं ओरकास से अधिक बड़े नहीं हैं। लेकिन ब्लू व्हेल के बारे में क्या? ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे ग्रह पर अब तक मौजूद सबसे बड़ा प्राणी है। इसका वजन 190 टन से अधिक है। हम यही खाने जा रहे हैं, ओरकास ने सोचा होगा, और उन्होंने उसे कुचल दिया। और अब इसके बारे में सोचें, कई ओरकास जो वास्तव में सिर्फ दांतेदार डॉल्फिन हैं, यहाँ तक कि उनके जैसे दिग्गज भी उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन किलर व्हेल का सबसे आम शिकार बेबी व्हेल हैं। ये इतना सामान्य है कि यदि संभव हो तो व्हेल अन्य प्रजातियों की संतानों की भी रक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए एक बार हम्पबैक को एक छोटी ग्रे व्हेल की रखवाली करते देखा गया है और वह पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने हत्यारे व्हेल को जो शुरू किया था उसे पूरा नहीं करने दिया, शायद क्योंकि वे जानते हैं कि शिकार के साथ क्या होता है, क्योंकि ओरकास ऐसे पेटू होते हैं। हम्पबैक व्हेल के बछड़े उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक हैं और ओरकास अक्सर केवल उन्हीं को खाते हैं। जीभ और शेष शव को मैला ढोने वालों के लिए छोड़ देते हैं। खैर, जाहिर तौर पर ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे शार्क के साथ भी यही होता है। ओरका केवल अपना लिवर खाते हैं क्योंकि इसमें उपयोगी पदार्थ होते हैं। शार्क एक तरह से विटामिन की तरह हैं। और आप जानते हैं, यहाँ मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे ओरकास विभिन्न प्रकार के समुद्री जानवरों का शिकार करते हैं। क्या कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, बस तब तक जब तक ये स्पर्म व्हेल तक न पहुँच जाए। ओरकास इस प्रजाति की मादाओं और बच्चों का शिकार करते हैं, लेकिन नर से दूर रहने की कोशिश करते हैं। स्पर्म व्हेल की भारी और शक्तिशाली पूंछ घातक वार करने की क्षमता रखती है। ऐसे प्रहारों की सटीक शक्ति अज्ञात है, लेकिन एक वयस्क व्हेल का वजन लगभग 90 टन होता है। ये क्लासिक रूट मास्टर डबल डेकर बस के आकार का लगभग 10 गुना है। यदि स्पर्म व्हेल थोड़ी अधिक आक्रामक होती तो ओरकास को कोई मौका नहीं मिलता, और होशियार अधिकांश व्हेल विशाल होती हैं, लेकिन वे वास्तव में उतनी बुद्धिमान नहीं होती हैं। जाहिर है, उनके पास जो कुछ भी है वह उनकी पूंछें हैं। क्या होगा अगर वही स्पर्म व्हेल इंसान जितनी स्मार्ट हो? स्क्रीन के दूसरी तरफ, यदि आप एक स्पर्म व्हेल होते और अचानक एक ओरका द्वारा हमला किया जाता तो आप क्या करते? निश्चित रूप से आप तेजी से घूमेंगे और इसे पूंछ से मारोगे, या शायद आप अपने दांतों का उपयोग कर सकते हैं। उनमें से प्रत्येक का वजन 2.2 पाउंड है। उनका उपयोग शुरू करना अच्छा होगा। एक और शिकारी जो ओरकास से लड़ सकता है वह है महान सफेद शार्क। तुम्हें पता है, खौफनाक, हत्यारी नजर वाला।
ओरकास को महान सफेद शार्क का एकमात्र प्राकृतिक दुश्मन माना जाता है और यदि शार्क पहले काटने में सफल हो जाती है तो रेजर नुकीले दांतों की पंक्तियां सबसे मोटी त्वचा को भी छेद सकती हैं। मुझे लगता है कि ये वह प्रजाति है जो इस लड़ाई को जीत सकती है यदि ये पहले हमला करती है। यदि नहीं तो एक विशेष शिकार रणनीति काम में आएगी। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, किलर व्हेल अपनी चौड़ी पूंछ से शार्क को सतह पर धकेलती है, फिर उसे अचेत कर देती है और फिर किलर व्हेल, जैसे कि उसे शार्क जीव विज्ञान का कुछ ज्ञान हो, शिकार को पलट देती है, भटका देती है और उसे पंगु बना देती है। वैसे भी ओरका को कौन हरा सकता है? मैंने स्टिंगरे के बारे में सोचा, लेकिन वे सिर्फ मेन्यू का हिस्सा है। समुद्री मगरमच्छों में काटने की अविश्वसनीय शक्ति और मोटी त्वचा होती है जिसे कोई भी हत्यारा व्हेल को नहीं काट सकती, लेकिन जबड़े इतने चौड़े नहीं खुलते कि किसी भी महत्वपूर्ण चीज को काट सके। जैसा कि मैंने पहले कहा, ओरकास के पास कई अच्छी तरह से विकसित शिकार तकनीकें हैं जिनका उपयोग वे अपने शिकार परिदृश्य के आधार पर करते हैं। मुझे नहीं पता, शायद ये उनके मूड पर भी निर्भर करता है या फिर अपनी कुंडली देखते हैं, लेकिन एक तकनीक ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया। सीलें अक्सर आराम करने के लिए बर्फ पर तैरती पानी से बाहर निकलती हैं। वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं है, जिसका मतलब है कि वे लहरों पर उछलते हुए सुरक्षित रूप से ठंडक महसूस कर सकते हैं। ओरका बर्फ पर चढ़ने और सील खाने के लिए बहुत भारी है, लेकिन ये हमेशा अपने भाइयों को बुला सकता है। कई शिकारी कतार में खड़े होते हैं, तेजी लाते हैं और फिर बर्फ के ठीक सामने ब्रेक लगाते हैं, जिससे एक लहर पैदा होती है जो शिकार को बहा ले जाती है और ओरकास को बस इसे पानी में पकड़ना है। यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, वे इसे हर समय करते हैं। हालांकि कभी कभी शिकार वापस बर्फ पर चढ़ने में सफल हो जाता है और फिर विशाल लहर का हमला दोहराया जाता है। आप जानते हैं, यहाँ किसी को भी जल्दी नहीं है, जैसा कि आप शायद अब तक समझ गए होंगे। ओरकास बुद्धिमान क्रूर शिकारी हैं। ओरकास अपनी अजीब चंचलता के लिए जाने जाते हैं और वे वास्तविक मनोविकारों की तरह खेलते हैं। केवल एक खराब सील खाने की बजाय ओरकास गेंद के बजाय इसका उपयोग करते हैं और फिर कभी कभी ये एक प्रकार का अभ्यास होता है, केवल उनके मारक कौशल को बनाए रखने के लिए है। कभी कभी ये युवा पीढ़ी के लिए एक प्रदर्शन होता है और कभी कभी खेल सिर्फ खेल बनकर रह जाता है। ओरकास हत्या करते हैं क्योंकि वे उब चुके हैं। अरे स्टीव, आज रात हमें क्या करना चाहिए? आइए अन्य जानवरों को तब तक फेंक दें जब तक वे मर न जाएं। वैसे केवल सिलें ही पीड़ित नहीं होती, कभी कभी ये स्टिंगरे, कछुआ या पेंगुइन भी हो सकती हैं। ओरका किसी को खाने का फैसला करता है तो वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। जो सिलें इसे तट पर लाने वाली हैं, वे एक चुनौती की तरह दिखती हैं या खेलने के लिए एकदम सही शिकार की तरह है। और अब शिकार के इस तरीके को और क्या कहेंगे? जब एक ओरका भागते हुए अपना भोजन लेने के लिए लगभग किनारे तक कूद जाता है, मानो समुद्र में पर्याप्त अन्य शिकार ही नहीं थे जिनके लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ना और जमीन पर उतरना आवश्यक नहीं था। हालांकि इसे देखो, क्या कानून यह चाहता है। एक सील, कभी कभी ये इच्छा ओरकास के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। आप इन शिकारियों के ढेरों वीडियो ऑनलाइन पा सकते हैं जो शिकार में बहुत अधिक बह गए, ज्वार से चूक गए और हाँ, यह सही है, वे फंस गए। मैं वस्तुतः दूर से सीलों को हंसते हुए सुन सकता हूँ। ऐसी स्थिति में ओरका के पास बचाव का एक ही विकल्प है, लोगों से मदद लेना और समुद्र में ज्वार के लौटने का इंतजार करना। बेशक कोई भी 3 से 5 टन वजन वाले विशाल जानवर को अकेले पानी में नहीं खींचेगा, ठीक है? और यदि आसपास कोई लोग नहीं हैं, खैर, कार्यवाही में प्राकृतिक चयन में ये नहीं कह सकता कि मानव सहायता के बिना किलर व्हेल की आबादी कम हो जाएगी, लेकिन इनमें से कई दर्जन समुद्री शिकारियों का जीवन निश्चित रूप से लोगों के कारण है। शायद इसीलिए वे कभी कभी हमारे साथ इतनी खुशी से खेलते हैं। सौभाग्य से उतना नहीं जितना वे सील के साथ करते हैं, कम से कम आमतौर पर तो नहीं। यह सब बहुत मासूम लगता है, यहाँ तक कि हास्यास्पद भी है और भी प्यारा। उदाहरण के लिए, इस ओरका का नाम लुनालोस्टिक्स परिवार है और ये लोगों का इतना आदी है कि ये एक चंचल पिल्ला की तरह व्यवहार करता है।
ओरकास लोगों के साथ कैसे खेलते हैं, किसी तरह आप भूल जाते हैं कि वे क्रूर शिकारी हैं और समुद्र में उनका कोई समान नहीं है। और यदि आपने फ्री विली देखी है तो संभवतः आप यह महसूस किए बिना नहीं रह पाएंगे कि आपको बेशर्मी से धोखा दिया जा रहा है। सबसे अच्छा और सबसे भयावह उदाहरण टिल्लिकम है, एक प्रशिक्षित पुरुष जो कम से कम 3 मानव हत्याओं में शामिल था। पहला टिल्लिकम था जो फिसल गया और एक पुल में गिर गया जहां टिल्लिकम और 2 अन्य ओरकास थे। उन्होंने लड़की को अपने जबड़ों के बीच फंसाया, उसे पानी में डुबाया और उसे बाहर आने से रोका। केल्टी डूब गई। दूसरा शिकार एक आदमी था जो एक्वेरियम बंद होने के बाद टिल्लिकम के पूल में घुस गया था। लेकिन तीसरा मानवीय हमला सबसे भयानक था। ओरका ने शो की शुरुआत में ही एक अनुभवी ट्रेनर डॉन ब्रेंचर को बालों से पकड़कर पानी में खींच लिया। चकित दर्शकों के सामने टिल्लिकम ने पीड़िता के साथ ऐसे खेला जैसे कि वो कोई खिलौना हो। जब तक लोग डॉन को पकड़ पाते वह पहले ही मर चुकी थी। हत्यारे के बारे में क्या? खैर, ये जल्द ही प्रदर्शन पर वापस आ गया। पैसे बर्बाद न होने दे। सबसे हालिया त्रासदी वर्ल्ड ऑरलैंडो मनोरंजन पार्क में हुई, लेकिन ओरका को केवल वहाँ नहीं रखा गया है। मुझे लगता है कि वे हर सी वर्ल्ड एक्वेरियम में है और वे अपनी जंगली आदतों को कहीं भी नहीं भूलते हैं। वे ऐसे शिकारी हैं जिनकी समुद्र में कोई बराबरी नहीं कर सकता। वे मजबूत और बुद्धिमान हैं। पूल के बीच में शिकार क्यों नहीं करते? इसलिए सी वर्ल्ड सैन डिएगो और कस में जब वे अपने सामने कोई खाने योग्य चीज देखते हैं तो वे हमला नहीं करते हैं। वे पक्षियों को करीब लाने के लिए चारे का उपयोग करते हैं और वे ऐसा बहुत जानबूझकर करते हैं, उसके टुकड़े उछालते हुए। वह क्या है? मछली। तो मछली के टुकड़े करीब आते हैं और फिर वे प्रतीक्षा करते हैं और ये काम करता है। ओरका संभवतः शिकार के लिए ही पक्षियों का शिकार करते हैं। वे खेल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं शायद टिल्लिकम के दृष्टिकोण से सभी विक्स भी खेल का हिस्सा थे। मैं ओरकास से यथासंभव दूर रहना पसंद करूंगा, खासकर यदि उन्हें कैद में रखा गया हो और वे पहले से ही इंसानों के आदी हो चुके हों। क्या होगा अगर उनके लिए हम सिर्फ पतले बालों वाली सीलें हैं? दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।